यार तो सबको स्वागत करता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि आज पहला प्रश्न है आपका क्रेनियल नर्व्स के बारे में और इन लिस्ट यानी क्रेनियल नर्व के फंक्शन उसके कौन-कौन से क्रेनियल नर्व हैं उसके बारे में और साथ में जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपके पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दोनों प्रश्न अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, ठीक है? चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कपालीय तंत्रिका, कपालीय नर्व होता क्या है? माय डियर, जिस प्रकार से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए सभी जगह आपके नर्व जो है ब्लड का नली मिलेगा, पूरे बॉडी में छाया हुआ है जाल के समान। उसी प्रकार से हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी एक प्रकार से कहिए तो वाहिकाएँ की तरह एक तंत्रिका निकलती है, ठीक है? जो ब्रेन से कनेक्ट रहता है। अब जैसे हम कुछ देखते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, ठीक है? कुछ स्वाद लेते हैं, समझ गए? कुछ भी चीज़ें हमें पता चलता है, तो यह तंत्रिका ही हमारे मस्तिष्क को जो है सूचना देता है, ठीक है? तो बेसिकली यह नर्व जो है, यह ब्रेन को बताता है कि किस ऑर्गेन का क्या काम हो रहा है, समझ गए? तो कपालीय तंत्रिका क्रेनियल नर्व संख्या में 12 पेयर्स 12 जोड़ी में है। ये सब मस्तिष्क के आधार यानी तल से निकलती है। मतलब ये नर्व जो है ब्रेन के वेस में होता है और वहाँ वेस से निकलता है और सभी क्रेनियल नर्व जो है अपने अपने जगह पर जाकर अपने अपने अंगों को जो है रेगुलेट करता है, समझ गए? इन कपालीय तंत्रिका के नाम प्रकार कार्य नीचे दिए गए हैं जिसको हम लोग देखेंगे समझेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह 12 जोड़ी को समझना। एक नर्व दो होता है, ठीक है? एक नर्व जो है आपके दो होता है क्योंकि हमारे साइड में एक लेफ्ट साइड और एक लेफ्ट साइड, हमारा बॉडी पार्ट दो भागों में है, लेफ्ट और राइट, समझ गए? तो यह नर्व भी जो है लेफ्ट साइड भी जाता है, राइट साइड भी जाता है, तो इसीलिए यह 12 जोड़ी में होता है। ओके, चलिए अब इधर आपके नाम दिए गए हैं, इधर कौन से प्रकार का यह नर्व है और इसका क्या कार्य है इधर दिए गए, ठीक है? तो मैं पहले आपको इससे पहले अच्छा तरीके पर करा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। देखिए, पहले 1 से 6 याद कीजिए, ऐसा नहीं है कि 1 से 12 तक पहले याद होता है, समझ गए? पहले 1 से 6 कंप्लीट कीजिए। जैसे पहले ऊपर का जो 3 है वह ओ से ही शुरू है। पहला है अल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक, तीसरा है ऑकुलोमेटर। ऑकुलोमेटर, समझ गए? तो शुरू के 1, 2, 3 जो है वह ओ से ही शुरू है और अल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है और ऑकुलोमोटर है। तो आपको ध्यान में रखने के लिए 1 से 3 तक कैसे याद रखिएगा? ऑफ्लैक्टरी, ठीक है? ऑल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक और तीसरा है ऑकुलोमोटर, समझ गए? अब ये तीनों में से ऊपर के जो 2 है वह सेंसरी नर्व है, ठीक है? वह सेंसरी सेंसरी क्रेनियल नर्व है, यानी वह संवेदी प्रकार का है। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक जो है संवेदी है, ठीक है? सेंसरी है क्योंकि हम लोग जानते हैं गंध पहचानना होता है तो नाक के इस्तेमाल करते हैं, देखना होता है तो आँख के इस्तेमाल करते हैं और दोनों हमारा संवेदन का काम करता है, मतलब हमें एहसास कराता है। तो गंध के पहचान ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है? इसे घ्राण तंत्रिका भी कहते हैं और देखने का कार्य आंख से होता है जो ऑप्टिक नर्व होता है, तो यह दूसरा क्रेनियल नर्व है। और तीसरा ओ वाला है यह आपका ऑकुलोमोटर। देखिए तीसरा जो ऑकुलोमोटर है तो इसमें मोटर है, तो यह किस प्रकार का है? मोटर ही प्रकार का है, समझ गए? अब यह आंखों की मांसपेशियों को गतिविधि को नियंत्रित करता है। ऑकुलोमोटर जो है, यह मोटर मतलब क्या होता है? चलन करना। संवेदी मतलब होता है जो सेंसेशन, जो आपको अनुभव कराए, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये जो प्रकार है, ये प्रकार जो है 12 जो आप नर्व देखिएगा ना क्रेनियल नर्व, यह 12 जो है इसी 3 जो है प्रकार में समीटा हुआ है, ठीक है? कौन कौन सा देख लीजिए। आपका एक है सेंसरी, ठीक है? एक है मोटर और एक है मिक्स्ड, ठीक है? यही 3 प्रकार का है। तो ऊपर के 1-2 है सेंसरी है, ठीक है? ऊपर का जो 1-2 है वह सेंसरी है, मतलब संवेदी है और उसके बाद मोटर प्रकार का है, ऑकुलोमोटर मतलब मोटर। अब यह मोटर है तो यह कहीं ना कहीं गतिविधि को जो है नियंत्रित करता है, समझ गए? जैसे आंख का मांसपेशी इधर उधर होता है तो उसमें भी जो है आपका ऑकुलोमोटर मोटर वाला काम करता है, समझ गए? ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए, अब 4, 5, 6 3 याद करना है। अब 4, 5 है, 4, 5 आपके टी से शुरू है यानी ट्रोक्लियोमेटर और ट्राइजेमिनल, ठीक है? ट्राइजेमिनल और चौथा है ट्रोक्लियर मोटर। अब मैं आपको यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है?
1 से लेकर 12 तक आपको सीरियल याद रखना पड़ेगा। सीरियल गड़बड़ाइएगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि 9वां नंबर का क्रेनियल नर्व कौन सा है, 8वां नंबर का क्रेनियल नर्व कौन है, 5वां नंबर का कौन है। तो ऐसे में गड़बड़ा जाइएगा, सीरियल नहीं याद रखिएगा तो सीरियल याद रखना जरूरी है, समझ रहे हैं। तो देखिए ट्रोकियो देख लीजिए, ट्रॉक्लियर मोटर, ट्रॉक्लियर मोटर, ट्रॉक्लियर जो मोटर है चौथा है, यह भी आपके मोटर प्रकार का ही है, क्योंकि यह आँखों को मूवमेंट को भी यह भी जो है आँखों के मूवमेंट के लिए है। तो चाहे वो ऑक्लो मोटर हो चाहे वो ट्रॉक्लियो मोटर हो, दोनों का काम है कि आँखों के मांसपेशी और आँखों को मूवमेंट को नियंत्रित करना, ठीक है। पांचवा है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल पांचवा है, ठीक है। पांचवा क्या है, ट्राइजेमिनल है। ट्राइजेमिनल एक प्रकार का मिश्रित है, इसमें बहुत सारे फंक्शन होता है। यह चेहरा, कपाल, दांत, चबाने का कार्य, इन सभी कार्यों में जो है ट्राइजेमिनल भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे मिश्रित कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे कामों को संपादित करता है। जैसे ट्राइजेमिनल चेहरा के, कपाल के, दांतों का संवेदन, चबाने का कार्य, इन सब में जो है आपको मदद करता है, ठीक है। 5 हो गया। पाँचवा, अभी तक 5 मैंने क्या क्या याद रखा, पहला ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा ऑक्लोमोटर, चौथा ट्रोक्लियो मोटर और पांचवा ट्राइजेमिनल, समझ गए। चलिए ये हो गया। छठा है ऑब्डूसेंस। ऑब्डूसेंस कहने का मतलब है कि यह भी मोटर प्रकार का ही है, और ऑब्डूसेंस है यह आँख के पुतली को बाहर की तरफ, जैसे आउटवार्ड, यानी जो आई का पपिल है, आँख का जो पुतली है, इसको बाहर की तरफ मूवमेंट कराने में मदद करता है, वह ऑब्डूसेंस होता है, समझ गए। आँखों की पुतली को बाहर की तरफ मूवमेंट में मदद कौन करता है, ऑब्डूसेंस करता है। और जहाँ भी मूवमेंट वाला चीज़ें आ जाएगा समझ जाइएगा कि वह मोटर प्रकार के होगा, समझ गए। जैसे पुतली को बाहर तरफ करना, तो उसके लिए ऑब्डूसेंस जिम्मेदार है, यह मोटर है, क्योंकि यह चलन करता है इधर से उधर, समझ गए। ये हो गया, 6 तक याद रख लिए। अब हम लोग बाकी 6 याद रखते हैं, ठीक है। बाकी 6 में सातवां जो है आपके फेशियल है, ठीक है। सातवां कौन सा है, सातवां आपका फेशियल होता है। फेशियल मतलब चेहरे का नर्व, ठीक है। तो 7th क्रेनियल नर्व कौन सा होता है, फेशियल नर्व होता है, याद रखिएगा। यह क्या करता है, यह फेशियल नर्व एक प्रकार से मिक्स वाला है, ठीक है। मिक्स आपके से मिक्स प्रकार का है। यह स्वाद का अनुभव, यह फेशियल एक्सप्रेशन, समझ गए। तो इन सब चीज़ों को ये नियंत्रित करता है। तो फेशियल नर्व जो होता है मिश्रित प्रकार का होता है, और यह टेस्ट को और यह फेशियल एक्सप्रेशन को जो है आपको नियंत्रित करता है। तो सातवां वाला इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आठवां है ऑडिटरी। ऑडिटरी कहने का मतलब है कि यह वेस्टिबुलो कोक्लियर भी इसे कहते हैं, ठीक है। आठवां ऑडिटरी नर्व, या इसी को वेस्टिबुलो कोक्लियर जो है नर्व कहते हैं। यह भी आपका सेंसरी नर्व है, क्यों, क्योंकि यह सुनने का काम करता है और कान के द्वारा सुनते हैं, यह भी हमारा एक संवेदी अंग है, इसीलिए इसे वेस्टिबुलर कोक्लियर को एक संवेदी नर्व भी कहा जाता है, ओके। 9वां है ग्लोसोफेरिंजल। 9वां कौन सा है, ग्लोसोफेरिंजल। अब ग्लोसोफेरिंजल है तो यह मिश्रित प्रकार का है, और यह स्वाद की अनुभूति तो कराता ही है, साथ में निगलने का कार्य और लार का श्रवण भी यह ग्लोसोफेरिंजल करता है, समझ गए। और साथ में 10वां है वेगस नर्व, जो 10th नर्व है वह मिक्स प्रकार का है। यह ध्वनि का उत्पादन, यह गले की संवेदना यानी थ्रोट सेंसेशन, निगलने का कार्य, पाचक का श्रवण, हृदय पर धड़कन का प्रभाव, ये पेरिस्टाइटल मूवमेंट, यानी वेगस नर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो है वेगस नर्व 10th प्रकार का है, 10वां है, यह मिक्स है, और यह बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे ध्वनि उत्पादन, गले की संवेदना, निगलने का कार्य, पाचक रस का श्रवण, हृदय धड़कन पर प्रभाव, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, साउंड, ये सब जो है चीज़ों को यह नियंत्रण करता है, इसीलिए वेगस नर्व को मिश्रित नर्व कहा जाता है। देखिए मिश्रित नर्व वे सारे नर्व हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक से अधिक कामों को नियंत्रित करता है, समझ गए, इसीलिए जो है आपको यह मिश्रित कहा गया है, ओके। आगे है 11 एसेसरी। एसेसरी को स्पाइनल एसेसरी भी कहते हैं, और यह जो है मोटर प्रकार के होता है। यह हेड और शोल्जर मूवमेंट को नियंत्रण करता है, मीन्स यह सिर से लेकर आपके कंधे को और जो है आपके रीढ़ की हड्डी के मूवमेंट को नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे एसेसरी कहते हैं, ठीक है। 12वां है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल कहने का मतलब है कि यह भी मोटर प्रकार के है, और यह जो है हाइपोग्लोसल जीभ संचालन टंगू ऑपरेशन का काम करता है। तो यह 12 नर्व आपको याद रखना है, एक प्रकार से मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता है इधर नाम है, इधर प्रकार है, इधर कार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ के रखना है कि कौन सा किस नंबर पर है। तो मैंने आपको पहले बताया 1 से 3 है, पहले है ओल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक, तीसरा है ऑक्यूलोमीटर। ओल्फैक्टरी एक संवेदन है, उसके बाद ऑप्टिक भी एक संवेदी है। ओल्फैक्टरी का मतलब गंध का पहचान, ऑप्टिक मतलब देखने का कार्य, ऑक्यूलोमोटर मतलब यह मोटर प्रकार की है और यह आँखों की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है, समझ गए। अब चौथा, पंचमा, छठा है। चौथा है ट्रोक्लियो मोटर, मोटर के बाद जस्ट मोटर है, ट्रोक्लियो मोटर है और यह भी मोटर प्रकार का है और यह आँखों के संचालन को क्या करता है, आई मूवमेंट को नियंत्रण करता है। ओके, अब आगे है हमारा यहाँ पे पाँचवा और छठा। पाँचवा है ट्राइजेमिनल है, ठीक है, ट्राइजेमिनल है पाँचवा और यह मिश्रित प्रकार की है और यह चेहरा, कपाल, दांतों का संवेदन, चबाने का कार्य ट्राइजेमिनल के द्वारा किया जाता है। ओके, छठा है अब्डूसेंस। अब्डूसेंस का काम है, यह मोटर प्रकार के है और यह मोटर प्रकार के है तो यह गतिविधि को यानी आँखों के पुतली को बाहर की तरफ के मूवमेंट करने में मदद करता है, नियंत्रण करता है आँखों के पुतली को, समझ गए, अब्डूसेंस। तो ये छठा हो गया। अब बच गया हमें 6। तो सातवां हम लोग सातवां जान चुके हैं कि फेशियल है। फेशियल एक मिश्रित है क्योंकि यह स्वाद का अनुभव करता ही है, साथ में फेशियल एक्सप्रेशन यानी फेशियल नर्व को भी कंट्रोल करता है। फेस में जितने भी हमारा मूवमेंट होता है वह फेशियल नर्व के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, यह मिश्रित होता है, समझ गए। अब आठवां है ऑडिटरी है। ऑडिटरी को हम लोग वेस्टिबुलो कोक्लियर भी कहते हैं। अब यह एक संवेदी अंग है क्योंकि यह सुनने का कार्य करता है, सेंसरी ऑर्गेन है, ठीक है। ग्लोसोफेरिंजल, अब नौवां ग्लोसोफेरिंजल है। अब ग्लोसोफेरिंजल है, यह एक मिश्रित है, मिक्स वाला है क्योंकि यह स्वाद की अनुभूति, निगलने का कार्य, लार का श्रवण इसी ग्लोसोफेरिंजल से होता है, जो कि नौवां है। 10वां है वेगस, जो कि यह भी एक मिश्रित नर्व है। इससे ध्वनि उत्पादन, गले का संवेदना, निगलने में कार्य, पाचन, रस का श्रावण, हृदय का धड़कन पर प्रभाव, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इन सब पर वेगस नर्व का नियंत्रण होता है, ठीक है। 11वां है एसेसरी है, जिससे मोटर नर्व कहते हैं, इससे हेड, शोल्डर और स्पाइनल, इसे स्पाइनल एसेसरीज भी कहते हैं, जिससे मूवमेंट मिलता है। 12 है हाइपोग्लोसल, जो मोटर प्रकार की है, इससे जीभ जो है आगे पीछे जीभ का संचालन होने का काम होता है। तो आप देख लिए यहाँ पे, समझ गए चीज़ों को, मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया, अब आपको इसको अच्छे से समझना था, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न है, पाचन तंत्र को सचित्र समझाते हुए भोजन के पाचन व अवशोषण के बारे में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पाचन तंत्र को चित्र सहित समझाना है, ठीक है, यानी GIT को, समझ गए, GIT को। तो GIT को हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, समझ गए। पाचन तंत्र यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में हमें बताना है, पाचन तंत्र के बारे में। चलिए हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। पाचन तंत्र के भाग, पाचन तंत्र के मुख्य निम्न भाग है। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के क्या मतलब होते हैं। पाचन तंत्र का अर्थ होता है कि वे सारे ऑर्गेन, वे सभी अंग जो पाचन की क्रिया में अपना अपना योगदान देते हैं, पाचन तंत्र कहलाता है। क्योंकि तंत्र कोई एक अंग से मिलकर बनता नहीं है, बहुत सारे अंगों से मिलकर बनता है। तो पाचन की क्रिया में वे सभी ऑर्गेन शामिल होते हैं जो भूमिका निभाते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र के निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र के जो भाग होते हैं उनमें अलग अलग जो है आपके अंग पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से अंग, एक सैलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, फेरिंग्स पाया जाता है जिसे ग्रसनी कहते हैं, एसोफेगस जिसे हम लोग खाद्य पाइप कहते हैं, समझ गए। अमाशय होता है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम यानी मलाशय, समझ गए। तो ये सब होते हैं। और जो है एसेसरीज जो होता है, सहायक अंग में लीवर होते हैं, गाल ब्लडर और अग्नाशय होते हैं। जो ये तीनों ऑर्गेन मुख्यतः जो है आपको रस को स्रावन करता है, एंजाइम को, जो पाचन की क्रिया में भूमिका निभाते हैं, तो इसे पाचक रस वाले भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे जठर रस के बारे में पूछेगा कि जठर रस के बारे में जो है आप विवरण दें, तो फिर लीवर से होने वाले सिक्रेशन, गाल ब्लडर से होने वाले सिक्रेशन, पैंक्रियाज और इससे होने वाले सिक्रेशन जो पाचन के क्रिया में भूमिका निभाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सभी ऑर्गेन मैंने आपको बता दिया, ये सभी ऑर्गेन आपके पाचन में भूमिका निभाता है, पाचन तंत्र में, ठीक है। चलिए अब पाचन की प्रक्रिया, डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो हमारे द्वारा खाए गए जो भोजन होता है उसका पोषक तत्व सीधे कोशिका तक नहीं पहुंचती है। अब हम लोग ये समझते हैं कि हम जो पाचन की प्रक्रिया है, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग कुछ खा पी लिए तो सीधा जो है जाकर हमें ब्लड में मिल जाता है या सीधा जो है जाकर कोशिका में मिल जाता है, ऐसा होता है,
ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर हम कोई अगर ये समझते हैं कि हम जितना खाते हैं सब हमारे बॉडी को लग जाता है, तो ये गलत है, नहीं लगता है, ठीक है। हमारे द्वारा जो भी हम खाते हैं तो जो पोषक तत्व होता है वह सीधे कोशिका तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। कोशिका तक क्या पहुंचती है, तो कोशिका तक ब्लड पहुंचता है, उसी ब्लड में तो पोषक तत्व मिला हुआ होता है जो कोशिका को मिलता है, ठीक है। तो हमारे द्वारा जो भी खाए गए भोजन है उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वह सीधे कोशिका तक नहीं पहुंचता है। इससे पहुंचने के लिए भोजन का पाचन नली में पाचन व विखंडन होकर सब यूनिट ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होना आवश्यक है। देखिए, हम जो भी भोजन करते हैं तो भोजन की जो प्रक्रिया है पचने की, वह एक अपने अपने प्रोसेस में होता है, अपने अपने एक चरण में होता है। ऐसा नहीं है कि हम भोजन किए और जितना भोजन किए वह सब के सब जो है हमारे बॉडी के जो कोशिका है, जो बॉडी को बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको जाके मिल जाता है। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दिन भर में आदमी कितना क्या क्या चीज़ खा जाता है, तो सब के सब जो है कोशिका को मिल जाता और बॉडी जो है हाथी नुमा हो जाता। ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को लिए हमारे बॉडी में पाचन के लिए एक मैकेनिज्म बना है, क्रियाविधि बना है, जिसमें हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, वो सीधा हमारे बॉडी को, कोशिका को नहीं मिलता है, ठीक है। वो पोषक तत्व क्या होता है, पहले हम भोजन जो करते हैं वह पाचन नली में पाचन डाइजेशन होता है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होता है और वह जो है ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, ट्राइग्लिसराइड में, इन सब में परिवर्तित होता है और होना भी आवश्यक है, ठीक है। तो जो हम भोजन करते हैं वह हमारे पाचन नली में पाचन की क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होता है, जो बॉडी के लिए आवश्यक है। भोजन के इन अवशोषण योग्य उपभोज्य पदार्थ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब जो बॉडी में अवशोषण होने वाला जो पदार्थ है, वही पदार्थ इस रूप में परिवर्तित होता है जो बॉडी को चाहिए, समझ गए। यानी भोजन के अवशोषण के द्वारा जो परिवर्तित होता है, शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं और बॉडी को जो मिलता है, वही पाचन कहलाता है। इस प्रकार पाचन व अवशोषण दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। पाचन व अवशोषण दो जो है प्रक्रिया है। एक है जो फूड भोजन हम खाएं वह बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, ठीक है, तो वह पाचन होता है। और अवशोषण कहने का मतलब है कि जो भोजन के फलस्वरूप छोटे छोटे टुकड़ों में पचने के बाद जो पदार्थ बॉडी में पोषक तत्व में मिलता है, खून में, ब्लड में, वह अवशोषण की क्रिया बॉडी के द्वारा होती है। तो यही दो है, एक पचना और एक अवशोषण होना, दो प्रमुख प्रक्रिया है पचने, डाइजेशन का, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश है। अब पाचन देख लीजिए, पाचन, डाइजेशन। पाचन की प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक जारी रहती है और जो निम्न प्रकार है। देखिए, पाचन की जो प्रक्रिया होती है मुंह से शुरू होती है और मलाशय तक, यानी जो बड़ी आंत का ही हिस्सा है मलाशय, वहाँ तक यह जारी रहती है, समझ गए। सबसे पहले मुंह होता है, ओरल कैविटी। मुंह में लार ग्रंथियों व ओरल मुइकोसा द्वारा भोजन घुलकर एक लुगदी में बदल जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, सब चीज़ मिला के मुंह में रखते हैं, तो मुंह क्या करता है, मुंह में दांत जो होता है वह उसे चबाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में और ज़्यादा बांट देता है, ठीक है। अब बांटने के बाद हम लोग बांटते हैं तो देखते होइएगा कि हम कुछ खाते हैं या कुछ खाने को होते हैं तो मुंह में लार आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह लार जो है भोजन को एक लुगदी में बना देता है, लुगदी में बना देता है। और जो म्यूकोसा होता है, ओरल म्यूकोसा, वह भोजन को एक लुगदी टाइप से बना देता है, बदल देता है, जो क्या होता है, चिकना हो जाता है और वह भोजन को आगे निगलने में मदद करता है, ठीक है। तो यह पहला मुंह का हो गया। अब ये इस मुंह में ही लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। अब सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड पैरोटिड ग्लैंड। लार ग्रंथियाँ जो है आपके ये तीन है, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड, ये आपके ग्लैंड है। लार में मौजूद सलाइवा एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। अब हम जो खाते हैं, मुंह में जो सलाइवा जो लार होता है वह भोजन में तो मिल गया। अब भोजन में उसका महत्व ये होता है कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करता है, क्योंकि सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को प्रारंभ करता है भोजन में। और मुंह से ही भोजन जो है पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे अब आता है फेरिंग्स। अब कौन सा है? फेरिंग्स है। फेरिंग ग्रसनी होता है। भोजन मुंह से ग्रसनी में प्रवेश होते ही एपिग्लोटस श्वसन नली को बंद कर देती है।
ताकि भोजन उसमें प्रवेश न कर सके। अब देखिए, ग्रसनी एक ऐसा अंग है जो श्वसन की क्रिया में भी भूमिका निभाती है और पाचन की क्रिया में भी। ग्रसनी एक चौराहा के रूप में काम करता है, समझ गए। ग्रसनी जो है एक चौराहा के रूप में काम करता है। ग्रसनी मुंह से भी जुड़ा रहता है और ग्रसनी जो है नोज यानी नाक से भी जुड़ा रहता है। अगर वायु प्रवेश कराना है तो मुंह वाले रास्ता को बंद करके रखता है, और अगर भोजन कर रहे हैं तो नाक वाले रास्ता को बंद करके रखता है, ताकि जो भोजन है वह नाक श्वसन के नली में ना पैसे। अगर श्वसन के नली में एक भोजन का टुकड़ा सा भी पह जाएगा ना तो आदमी का हालत खराब हो जाएगा, मृत्यु तक हो जाता है, समझ गए। तो एक एपिग्लोटस होता है जो ये निर्धारित करता है कि भोजन है तो उसको भोजन पाचन नली में भेजे, और अगर वायु है श्वसन है तो उसको श्वसन नली में भेजे। यह निर्धारित कौन करता है? एपिग्लोटस करता है, जो कहाँ पे होता है? ग्रसनी में होता है, ठीक है। और ग्रसनी ही है जो आपके दोनों में भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए, तो ग्रसनी समझ गए। आगे चलिए, आगे है ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब होता है कि भोजन फैरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में प्रवेश करता है। यहाँ भोजन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे की तरफ मूव करता है। और ईसोफेगस जिस प्रकार से ट्रेकिया श्वसन नली माना जाता है, उसी प्रकार से ईसोफेगस जो है आहार नाल माना जाता है, ठीक है। नली, भोजन का नली। अब इसमें जो भोजन, चूँकि भोजन मुंह में आया, मुंह से फैरिंग्स में आया, फैरिंग्स से भोजन प्रवेश करता है ईसोफेगस में, आहार नली में, ठीक है। यह नली में भोजन प्रवेश करता है तो भोजन मुंह से एसोफेगस से होते हुए नीचे की तरफ जो जाता है तो वह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के तरफ, ठीक है। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के तरफ, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, यह प्रीस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट के जरिए हमारे ईसोफेगस में जो है भोजन नीचे की तरफ प्रवेश करता है, ठीक है। आगे चलिए, अब ईसोफेगस के बाद आता है हमारा अमाशय, स्टोमक, ठीक है। यह आहार नाल का सर्वाधिक चौड़ा भाग है, ठीक है। पेट जो है, अमाशय जो है, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा वाला भाग है, ठीक है। चौड़ा में सबसे बड़ा यही होता है, स्टोमक। यहाँ भोजन में म्यूकस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन मिक्स होते हैं। जो भोजन हम लोग करते हैं वह भोजन जब अमाशय में जाता है तो अमाशय में बहुत सारे जो है एंजाइम, बहुत सारे अम्ल, म्यूकस मिलते हैं, ठीक है। अमाशय में पाचक रसों के स्राव से भोजन कायम में बदलता है, ठीक है। अब जो अमाशय में जो हम भोजन हमारा जाता है तो अमाशय में पाचक रस के स्राव होता है। वह पाचक रस क्या करता है कि भोजन को कायम में बदल देता है, समझ गए। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। जो पेप्सिन आपके अमाशय में भोजन को, प्रोटीन जो हम लेते हैं ना भोजन के माध्यम से, तो अगर उस भोजन में प्रोटीन है तो उसको पेप्सिन पचाने का काम करता है, ठीक है। और इसे पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पाचन करता है तो उसे पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में बदल देता है, ओके। हाइड्रोक्लोरिक भोजन के कठोर अंशों को गलाता है, वह माइक्रोब को नष्ट करता है। अब HCl जो होता है यह इतना पावरफुल अम्ल होता है माय डियर, कि यह आपके भोजन में हम जो भी ठोस चीज़ हम चबा जाते हैं और आसानी से पच जाता है। कैसे पच जाता है? तो यह HCl जो होता है यह ठोस भोजन को जो है गला देता है। इतना इसमें पावर होता है कि हम कुछ भी खाते हैं पेट में तो यह अमाशय के भित्ति द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है। स्टोमिक वाल्व द्वारा यह जो है सीक्रेट होता है और भोजन में जो भी उपस्थित मजबूत कण है उसको गलाता है और साथ में सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करता है HCl, समझ गए। तो प्रोटीन में पेप्सिन का क्या काम है जान गए, HCl का क्या काम होता है जान गए, ठीक है। और ये सारे चीज़ आपको महत्वपूर्ण है जानना। तो अमाशय के बारे में समझ गए। अब यहाँ पे चलिए, अब भोजन अमाशय में जब आ जाता है तो अमाशय में वहाँ पे बहुत सारे पाचक रस मिलते हैं, भोजन को कायम में बदल देता है। भोजन को जो है एक प्रकार से कहा जाए तो अर्ध द्रव में बदल देता है भोजन को। तो अब वहाँ से जो अमाशय से अब भोजन जो है प्रवेश करता है वह छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत का प्रथम भाग ड्यूडेनम होता है। यह लगभग 10 से 12 इंच लंबी नली होती है। इस भाग में लीवर, अग्नाशय रस व पित्ताशय से बाइल मिक्स होते हैं। देखिए, छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत में जब भोजन कुछ हद तक पेट में पचने के बाद, पेट में मिक्स होने के बाद जब भोजन आगे की तरफ अपना रास्ता प्रस्थान करता है छोटी आंत के तरफ, तो छोटी आंत
में ही ड्यूडेनम होता है, जो छोटी आंत के सबसे प्रथम भाग होता है, जो अमाशय से लगा हुआ होता है। यह ड्यूडेनम 10 से 12 इंच लंबी होती है। ठीक है, इस भाग में लीवर से, अग्नाशय से और पित्ताशय से जो बाइल होता है वह मिक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि भोजन के लिए सब जरूरी है। पैंक्रिएटिक जूस उपस्थित लिपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन क्रमशः वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। बाइल जूस वसा के पाचन में सहायक होते हैं। अब ये सब क्यों मिलता है? तो माय डियर, पैंक्रिएटिक जूस, ठीक है, पैंक्रिएटिक जूस जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, लिपाज, एमाइलेज और एमाइलेज होगा यहाँ पे, और ट्रिप्सिन, यह तीनों, लिपाज वसा को, लिपिड को, वसा को जो है पचाता है। एमाइलेज जो होता है वह क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, या पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि लिपाज किससे पाचन करता है, एमाइलेज किससे पाचन करता है, ट्रिप्सिन किससे पाचन करता है। तो लिपाज लिपिड यानी वसा को, एमाइलेज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन यानी पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और बाइल जूस वसा के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, पित्तरस। तो ये चीज़ समझ गए। छोटी आंत में क्या क्या होता है? चलिए, छोटी आंत का तीन भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। ठीक है, ड्यूडेनम प्रथम, ठीक है, जेजुनम सेकेंड और इलियम सबसे लास्ट होता है। छोटी आंत 3 भाग में विभाजित होता है, याद रखिएगा। समझ गए? चलिए, और लंबाई में बात करेगा तो सबसे लंबाई में बड़ा जो है छोटी आंत ही होती है, लेकिन छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका चौड़ाई कम होता है। बड़ी आंत के चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण जो है उसे बड़ी आंत कहा जाता है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन या प्रोटियोज या पेप्टोन को डाइपेप्टाइड में बदल देता है। समझ गए? अब यहाँ पे जो फैट होता है, फैट को लिपाज जो है तोड़ता है वसा प्लस ग्लिसरॉल में। डाइपेप्टाइड को, ये सब जो है आपके अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब छोड़िए, इसको उतना ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, अब आता है आपका इलियम। समझ गए? इलियम, इलियम जो है छोटी आंत का दूसरा भाग है, इसे एप्थिलियम, ठीक है, ये उल्टा पलटी यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा पलटी ये टाइपिंग हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बड़ी आंत। अब छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पे जाता है? अब छोटी आंत पे जो है आपके भोजन का पूर्ण जो पाचन होता है वह बहुत हद तक छोटी आंत में ही जो है कंप्लीट हो जाता है। अब जो पचा हुआ भोजन होता है वह आपके अवशोषण के लिए, जल के अवशोषण के लिए जो है आपको कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण, द्रव का अवशोषण हो जाता है, और जो भोजन ठोस रूप में जो अवशिष्ट बच जाता है वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है और उपयोगी शरीर के लिए चला जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में भोजन क्रमशः इसके 3 भागों असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन से गुजरता है। असेंडिंग कोलोन से म्यूकस का स्रावन होता है जो बड़ी आंत में मल के संचलन में सहायक होता है। इस भाग में अपचित भोजन से पानी, ठीक है, खनिज, अन्य पोषक तत्व अवशोषित होता है। मैंने पहले बताया कि बड़ी आंत में जो पचा हुआ भोजन होता है उससे क्या होता है कि बड़ी आंत में जो है जो पचा हुआ भोजन है उससे पानी, ठीक है, खनिज और अन्य पोषक तत्व जो भोजन के माध्यम से लिए रहते हैं वह बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है, और जो फालतू जो ठोस रूप में बच जाता है वह मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ को समझ गए। अब यहाँ पे कोलोन से भोजन का देख लीजिए, जो कोलोन होता है बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। कोलोन से भोजन का अपचित भाग मलाशय में एकत्रित होता है। अब जो अपचित मतलब जो नहीं पचा हुआ, जो पच गया वो तो बॉडी के लिए चला जाता है, अवशोषण हो जाता है। जो बच जाता है ठोस व्यर्थ पदार्थ वह जो है मलाशय में एकत्रित हो जाता है और भोजन मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यही जो है आपके पाचन की क्रिया मलाशय तक समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, अब भोजन का अवशोषण कैसे होता है? ठीक है, तो भोजन अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पादन आंत की एपिथेलियम से होकर रक्त या लिम्फ में प्रवेश करते हैं। ठीक है,
माय डियर, आपको समझना है कि भोजन का जो पाचन का अवशोषण होता है, जैसे हम खा लिए, ठीक है, बड़ी आंत तक जाते जाते भोजन पच चुका। अब हमें पता है कि बड़ी आंत में जो भोजन होता है, जो पचा हुआ है, उसमें खनिज, पोषक तत्व, जल का अवशोषण हो जाता है। तो चूंकि बड़ी आंत में आपका अवशोषण होता है, तो वहाँ पे जो भी शरीर के लिए उपयोगी है उसका अवशोषण कर लिया जाता है, जो शरीर के लिए अनुपयोगी है उसको सीठी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है मल के द्वारा, ठीक है। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त जो प्रोडक्ट, जो उत्पादन होता है डाइजेशन से, वह आंत के एपिथेलियम, जो आपका ऊतक होता है, उससे होकर रक्त और लिम्फ में प्रवेश करता है, जो हमारे बॉडी के अन्य हिस्सों तक रक्त के द्वारा चला जाता है। तो यही भोजन का पाचन अवशोषण होता है, ठीक है। यह जो है आपके 3 प्रकार की क्रियाविधि इसमें होता है। पहला क्रियाविधि है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह 3 प्रकार से अवशोषण होता है: एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। मैं पहले डिटेल से पढ़ाया हूँ, अभी उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने चर्चा कर दिया इसको अगर लिख दीजिएगा, समझ गए हैं तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आपसे पाचक रस के बारे में पूछेगा तो पाचक रस भी मैंने एक एक करके इसी के अंदर में बता दिया है। जो लोग समझ गए होंगे पाचक रस, पैंक्रियाटिक जूस के बारे में, बाइल जूस के बारे में, तो वो समझ गए। जो लोग नहीं समझेंगे उनको अच्छे से पढ़ने की